हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तक्षरा एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि मैं पिछले अपने कई वीडियोज़ में खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर चुका था, आरओ के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर चुका था, उसी क्रम में आज आपके सामने अगला वीडियो मैं लेकर आया हूं। वो है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 की स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम 11 अक्टूबर सन 2020 को आयोजित किया जा रहा है। 11 अक्टूबर सन 2020 ये 11 अक्टूबर और 2000 को जो एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, आज से इसमें 47 डेज आपके सामने हैं। 47 डेज ये स्ट्रेटजी है आपके सामने कुल 47 दिनों की। फ्रेंड्स, इसको आप ये महीनों में काउंट ना करें कि आज अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। बेसिकली ये कुल मिलाकर 47 दिन हैं। आप 47 दिन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। जैसे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम होती जा रही हैं, या नंबर ऑफ़ प्रीलिम्स में जो पहले 18 गुना बुलाते थे अब 13 गुना बुलाते हैं, तो ऐसे कम लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कराई जा रही है। कैसे आप अपनी ऐसी रणनीति बनाएं कि आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप अक्सर पूर्वावलोकन लगाते हैं। पूर्वावलोकन में आप पुराने पेपर लगाते हैं, देखते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा हल्का पेपर है, या आपको एकदम से फैक्चुअल ऐसा मिलेगा जो आपको तमाम बुकों में सारे के सारे कंटेंट मिल जाएगा। एक्चुअली बुक लिखी जाती है तो देखा जाता है कि पहले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्या आ चुका है, उनको ध्यान में रखा जाता है, इसलिए बुक में आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में क्या रहता है कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न बदला है, और उस बदलते पैटर्न में आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से पेपर बहुत चेंज हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रारंभिक परीक्षा सन 2019 का जो एग्ज़ाम था वो भी काफ़ी बदला हुआ आया है, और साथ साथ उसके मुख्य परीक्षा 2018 का भी एग्ज़ाम काफ़ी बदला हुआ था, और उसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम भी काफ़ी, प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम भी काफ़ी नए पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप पुराने पेपरों को देखकर नए पेपर के बारे में अनुमान ना लगाएं, बल्कि अनुमान लगाने के लिए पिछले 2-3 साल के एग्ज़ाम देखें। और पीसीएस का तो जो एकदम से चेंज आया है, उसके लिए आप पिछले 2 एग्ज़ाम देखें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पीसीएस 2019 या खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा सन 2018, इनके आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। इस स्ट्रेटजी के क्रम में हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि अक्सर आप, सबसे पहले मैं आ जाता हूं करंट अफेयर्स पर। आप करंट अफेयर्स पर मात्र बाजार में आने वाली लास्ट में कुछ मैगजीन आती हैं जिनमें लिखा होता है वार्षिकी, पिछले इतने महीने से इस डेट से आज तक का, या पिछले 10 महीने का, 12 महीने का। फ्रेंड्स, वहाँ पर एक पतली सी मैगजीन में पिछले 10 महीने का कंटेंट डाला जाता है। क्या आप खुद सोचिए, वो कंटेंट वर्तमान रणनीति के हिसाब से, वर्तमान पेपर के फॉर्मेट के हिसाब से, क्या वो कारगर साबित हो सकता है? क्या वो कंटेंट पूरी तरह से आपको ये सुनिश्चित करा सकता है कि उस कंटेंट से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये वार्षिकी पढ़ लेना, मात्र आपको खुद से संतुष्ट ये कर देना कि चलिए हमने वर्ष भर की करंट अफेयर्स पढ़ ली, ये तो आपको हो जाएगा कि हमने वर्ष भर की करंट पढ़ी है। लेकिन क्या वास्तव में हमने वो कंटेंट पढ़ा है जिसकी रिक्वायरमेंट आज एग्ज़ाम में है? इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसीलिए आज आपके सामने आया हूँ। क्या ये आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करा पाएगा? अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है
तो करंट पर फोकस कीजिएगा। जैसे कि कुछ लोग कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग संस्थान भी अपना पूरा का पूरा फोकस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर रखते हैं, और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर रखने के क्रम में वो कह देते हैं देखिए हमने आपका सिलेबस पूरा करा दिया। करंट अफेयर्स पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, निश्चित आपकी जिम्मेदारी है। इसे आपकी जिम्मेदारी सभी चीज़ों को पढ़ने का है। आप दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि संस्थान ने हमको क्या कराया क्या नहीं कराया। हर संस्थान की अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन अभ्यर्थी की अपनी रणनीति एग्जाम के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसलिए आप अपनी रणनीति के बारे में सही प्रकार रणनीति बनाइए, उसको अमल कीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। इसी क्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, प्रमुख मुद्दों पर आप जाएंगे तो देखिएगा आपको जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी मैगजीन का नाम नहीं लूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं क्या उस मैगजीन में करंट अफेयर्स के नाम पर करंट का ही मुद्दा है? अक्सर आप देख रहे हैं अभी किसी भी एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और बोला जाता है 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, या उपरोक्त सभी सही हैं, या उपरोक्त सभी गलत हैं, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। तो आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में ट्रेडिशनल भी पूछता है, मीन्स करंट का जो मुद्दा होता है उसका पूरा इतिहास, पूरा रिकॉर्ड। इसलिए आप करंट के मुद्दे को पढ़ें, प्लस आप इंटरनेट का चाहे सहारा लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर का सहारा लीजिएगा। ऐसे आपको क्या करना है कि आपको कोई भी मुद्दा है उसे पूरी तरह तैयार कीजिएगा। आपने भले ही 100 अगर मुद्दे हैं, एक एग्जाम्पल मैं दूं, 100 की जगह 70 कीजिएगा, लेकिन 70 पूरी तरह से तैयार कीजिएगा। वो पूरी तरह से जब आप तैयार करेंगे तो मान के चलिए कोई मुद्दा आपने तैयार किया, वो पूरी तरह से तैयार करेंगे तो अगर उसके आप ट्रेडिशनल देखेंगे, करंट देखेंगे, तो आपके कम से कम 10, 15, 20 पॉइंट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो 15-20 पॉइंट होंगे उनको आप सिस्टमेटिक ढंग से नोट कीजिए, अपनी कॉपी बनाइए, और वही पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा में काम आएंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा जो आपकी 22 जनवरी से स्टार्ट है, फ्रेंड्स, अक्टूबर और जनवरी के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा और मुख्य परीक्षा के पहले दिन का एग्ज़ाम होगा, इसमें कुल मिलाकर आपके 3 महीना लगभग सब काउंट करें तो 90 दिन। आप इतना प्रीलिम्स के बाद थक चुके होते हैं कि 10-5 दिन आप आराम में निकाल देते हैं। तो जो लोग एकदम से सक्रिय हैं उनको भी 85, 85 या 80 दिन ही मिल पाते हैं अपनी मुख्य परीक्षा की रणनीति के लिए। तो आज से आप तैयारी इस प्रकार करंट अफेयर्स की कीजिए कि वो प्रीलिम्स में भी काम आए और मुख्य परीक्षा में भी वो मुद्दा पूछा जाए तो काम आ जाए। क्योंकि मुख्य परीक्षा में शब्द सीमा है, उतना ही पार्ट आपका जो प्रीलिम्स में आपने 15, 17, 10 पॉइंट तैयार किए हैं, वही आपका पार्ट आगे मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स, पहले ये ऐसी कोई स्ट्रेटजी मत बनाइए कि हम पहले प्री निकाल देंगे, फिर हम प्री के रिजल्ट का इंतजार करेंगे, फिर हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ों में पड़ गए, आपको ये साइकिल में पड़ गए, तो ध्यान रखिएगा एक साइकिल आपका 1-1.5 साल बैक में मार के ले जाती है। तो आप अभी से इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपको डाउट ना रहे कि हम प्री क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो डायलेमा में रहते हैं, इतना लो स्कोर करके आते हैं कि उनको पता नहीं है कि प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, और साथ साथ अगर कहीं वो ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जो प्री के बाद मुख्य परीक्षा को तैयारी को बैठते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप अच्छा स्कोर करके आएँ, जिससे कि आप सुनिश्चित हो जाए आपका कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्वालिफाई हो रही है। इसी क्रम में मैंने आपसे यही बात की कि करंट अफेयर्स के सभी मुद्दों को आप डीप, डिटेल्ड, करंट प्लस उस मुद्दे का ट्रेडिशनल मीन्स पूरी हिस्ट्री तैयार कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा को जहां अच्छा करने के लिए काम आएगी रणनीति, वहीं मुख्य परीक्षा में वही रजिस्टर आपका टू द पॉइंट काम में आएगा। ओके, यहां पर हम बात करें अगर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की,
तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में देखेंगे, जैसे कि हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अभी आप देखिएगा कि 1-2 साल से ज्योग्राफी अक्सर हम क्या करते हैं और पढ़ते भी हैं, पढ़ाने वाले लोग भी यही करते रहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशेनोग्राफी हमने तैयार कर लिया। लेकिन अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं कि मैप बेस्ड बहुत आ रहा है, मैप बेस्ड बहुत आ रहा है, और आप मैपिंग को तैयार कीजिएगा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस उठाइए, सारी चीज़ें उसमें लोकेशन देखिए, जगह जगह चीज़ें आपको उसमें डालिए, हाइलाइटर यूज कीजिएगा। जितना चाहें उस मैप से आप ऑक्सफोर्ड से प्यार मत कीजिएगा, बल्कि उसको रंग डालिएगा। सारी चीज़ आप मैपिंग पे उठा के ले जाइए। मैपिंग में क्या होता है, पिक्चर मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होता है, आपको विजुअलाइज हो जाएगा। और अगर आपको विजुअलाइज हो गया तो आपको बहुत याद नहीं करना होगा, चीज़ें दिखने लगती हैं, इंटरलिंक हो जाती हैं। जैसे कि अभी एक खंड शिक्षा अधिकारी में मैं एक प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन देख रहा था कि नदियों के किनारे शहर पूछे थे। अब नदियों के किनारे शहर पूछे थे, जैसे पेरिस जो है वो सीन नदी पर है, लेकिन एक चीज़ तो अक्सर पता रहता है कि पेरिस सीन नदी पर है, लेकिन आप देखेंगे कि अन्य जो जैसे आपको अन्य नदियों पर पूछा गया नहीं पता था। लेकिन एक चीज़ पता थी कि थाईलैंड की लोकेशन पूछी थी, थाईलैंड में थाईलैंड की लोकेशन हुई किस नदी पर, लेकिन वो नदी ऐसे से मैच करानी थी जो आपने जल्दी सुनी नहीं थी, बहुत छोटी नदी थी। अन्य जो दो प्रमुख नदियां थीं वो एक अफ्रीकन थी, मे बी अगर मुझे सही है, और एक साउथ अमेरिका की नदी थी। तो निश्चित पता है कि जो थाईलैंड है वो एशिया में है, ना कि अफ्रीका या साउथ अमेरिका में। तो ऐसे इंटरलिंक चीज़ें होती हैं। तो आप मैपिंग पर भरोसा कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी को बहुत फोकस कीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी पर जितना आप फोकस करेंगे वो आपके काम आएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सेक्शन आपके मुख्य परीक्षा में काम आता है। फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसी स्ट्रेटजी करो कि आपकी एक ही स्ट्रेटजी से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा क्वालिफाई हो। इसी क्रम में मैं छोटा छोटा पार्ट लूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको कुछ और कॉमन चीज़ों की स्ट्रेटजी बताऊंगा जो ट्रेडिशनल और करंट से हटके हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिएगा, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छी प्रिपरेशन से मतलब है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अधिकतम कर पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से पॉलिटी को हल्के में लेने लगे। देखिए, सरल क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आप औरों से बहुत पिछड़ जाते हैं। तो पॉलिटी को फोकस कीजिएगा। पॉलिटी में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉलिटी में सीधा सीधा आता है कंटेंट, तो आप पॉलिटी में किसी से पिछड़े नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटी में 12 क्वेश्चन आए आप 12 कर लें, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि एक आम लड़का 10-11 कर पाए तो आप 7 कर पाएँ। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। तो पॉलिटी को फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़िएगा, चीज़ों को उसमें ऐसा पढ़िएगा कि संविधान संशोधन जितने हैं इंपॉर्टेंट उन्हें पढ़िए, प्रमुख आर्टिकल्स को पढ़िएगा, संविधान के स्रोत पढ़िएगा, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़िएगा, संविधान का निर्माण पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा। उसके बाद में आप संसद पढ़िए, पंचायती राज पढ़िएगा, कुछ संवैधानिक और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाओं को इम्पॉर्टेंट पढ़िएगा। देखेंगे कि आपका कमांड हो जाएगा। ओके, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में कुछ लोग अक्सर कह देते हैं कि साहब मॉडर्न ज़्यादा आती है। अरे भाई, ज़्यादा आती है, लेकिन क्या अगर एंशिएंट या मिडिवल ज़्यादा आ गई तो फिर आप अगर औरों से 4-5 क्वेश्चन पिछड़ गए तो इस नेगेटिव मार्किंग में बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल कंपटीशन स्टूडेंट्स इतनी क्लोज है कि आप ये नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ें ही ना। देखिए, कोई सेक्शन आपका बहुत अच्छा हो, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन कोई सेक्शन ऐसा भी हो कि जिसमें से सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लें। ज़रूरी नहीं कि आपकी एंशिएंट मिडिवल बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इतना ज़रूरी है कि अगर एंशिएंट मिडिवल से सिंपल क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर सकते हो। मॉडर्न आप अपनी मजबूत रखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मेंस में भी काम आनी है। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंस।
साइंस के बारे में मैं अपने कई वीडियोज़ में लगभग ऐसे व्यूज़ दे चुका हूँ कि साइंस आप जूलॉजी पर फोकस कीजिएगा, जूलॉजी पर भी प्रमुख अंगों पर फोकस कीजिए। जैसे आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, ब्लड या ब्लड से रिलेटेड कोरिलेट चीज़ें हैं, लंग्स के बारे में बात कर चुके हैं, डिजीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, विटामिन्स के बारे में बात कर चुके हैं, हार्मोन्स के बारे में बात कर चुके हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप फोकस कीजिए। और जितना मतलब टेक्निकल साइंस आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से आता है, नैनो टेक्नोलॉजी से आता है, ये सारी की सारी, या जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आता है, कम्युनिकेशन से आता है, ये सारी की सारी करंट अफेयर्स से आती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स साइंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इकोनॉमी, सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ता है, मेहनत करता है, अक्सर आपने देखा होगा, उसके बाद हमें ये नहीं लगता, समझ आता है कि इकोनॉमी पूछेगा कौन सी। कभी कभी हम करंट से इस बार की समझ बैठते हैं और वो पता लगा 1 साल के पीछे की बात कर बैठता है। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर में जो करंट पूछा गया है, आप ध्यान रखिए, अक्सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो करंट पूछा गया है उस करंट को ये देखिएगा कि उस साल के एग्जाम से कितना पीछे का पूछा गया है। देखेंगे अक्सर 1 साल पीछे का पूछा जाता है। तो आप क्या करिए, मैं इस पर एक तरीका आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का वर्तमान का डेटा आप ऐड कर लीजिए। कम से कम आप देखेंगे कि वो डेटा आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि बजट में कौन से एरिया को, किस सेक्शन को पूछ रहा है, आर्थिक समीक्षा में किस सेक्शन को पूछ रहा है, मिनरल्स रिसोर्सेस में कैसे पूछ रहा है, कैसे वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, इनके मतलब कितना कहाँ पर उत्पादन होता है, कहाँ पर इनका कितना संसाधन ये निक्षेपित है, डिपॉजिट्स हैं, इनके बारे में पूछ बैठता है। या आप देखेंगे पशु कहाँ हैं, कितना एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन्स कहाँ पर होता है, इंडिया लेवल पर है, वर्ल्ड लेवल पर है। ऐसे डेटास को आप चाहें तो ज्योग्राफी में मान सकते हैं, चाहे आप इकोनॉमी में मान सकते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में मान लें। यहाँ पर ये बहुत सारा सेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है। तो आपको यहाँ आइडियाज रहेगा। या जैसे पूछ बैठता है कि अभी जैसे पूछ लेगा कि वर्तमान में नवरत्न में कौन शामिल है, महारत्न कौन से हैं, कौन कौन सी अभी जल्दी में जुड़ी हुई हैं, कितनी संख्या हुई है, इन सब के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी में कुछ सेक्शन और भी हैं, जैसे अब उसके लिए चाहे अलग से आप मान के चलिएगा सेंसस। सेंसस में आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाइएगा। सेंसस में आपको पता लग जाएगा कि सेंसस में हम कौन कौन सा मुख्य मुद्दा पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो आप लोग पढ़ते हैं उसे पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स करंट इकोनॉमी पर भी आप बहुत फोकस कीजिएगा। और सबसे अच्छा मैंने अभी आपको बताया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को वर्तमान डेटा आप उसमें डाल के तैयार कर लीजिएगा। आप देखेंगे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमी भी तैयार हो गया। अभी हम लोग बात कर चुके हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्शन जिन पे आप नज़रअंदाज करते हैं, जैसे पर्यावरण। पर्यावरण वर्तमान में नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्यावरण के बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य को प्रभावित करता है पर्यावरण। तो पर्यावरण में भी आप देखेंगे कि मोस्टली ट्रेडिशनल पर्यावरण आता है, लेकिन जहां करंट आता है, जैसे पूछ लेगा कि रामसर में भारत में कौन कौन सी भूमि शामिल हैं, कौन कौन से पार्क हैं, कहाँ पार्क हैं, अभी वर्तमान में कौन सा अभ्यारण्य बना है, या टाइगर रिजर्व पार्क वर्तमान में कितने हो चुके हैं, वर्तमान में जो लास्ट में जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो करंट का भी पूछ लेता है आपका पर्यावरण। तो करंट के पर्यावरण को भी फोकस कीजिए, ट्रेडिशनल पर्यावरण को भी फोकस कीजिएगा। इसमें अगर आप लोग हिंदी भाषा भाषी हैं तो इसमें आप परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हैं। देखिए अक्सर होता क्या है कि सोशल मीडिया पर हम बड़ी बड़ी किताबों के बारे में बात करते हैं, लगता है कि थोड़ा भारी भरकम शिक्षक हैं,
बड़ी बड़ी किताबों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर धरातल में जाकर देखें तो कुछ सामान्य स्तर की किताब, अब ऐसा नहीं मैं यहाँ पर परीक्षा वाणी को सामान्य स्तर की किताब कह रहा हूँ, अच्छी किताब है, तभी मैं कह रहा हूँ कि पर्यावरण में आप परीक्षा वाणी को हिंदी माध्यम में देख सकते हैं। या इंग्लिश माध्यम के छात्र जो हैं वो शंकर आईएएस की बुक को एनवायरनमेंट में मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ, उसे देखिएगा। लेकिन फिर साथ साथ यही है कि आप प्रीवियस ईयर को भी देखिएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लोग नज़रअंदाज करते हैं या उन पर ध्यान नहीं नए स्टूडेंटों का जाता है, तो ध्यान देने के लिए मैं कहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक पढ़िएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में अभी हिंदी माध्यम में परीक्षा वाणी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़िए, परीक्षा वाणी पढ़िएगा। इवन एग्रीकल्चर भी परीक्षा वाणी बहुत है। अब ऐसा नहीं है कि मैं परीक्षा वाणी वालों को जानता भी नहीं हूँ, परीक्षा वाणी कौन है, कौन प्रकाशित करता है, लेकिन ये छोटे छोटे सेक्शन पर ये किताबें बहुत अच्छी हैं। अब बड़ी की किताबों की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में आप महेश वर्णवाल को पढ़िएगा, माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी को पढ़िएगा। पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िएगा, आप देखेंगे बहुत अच्छी किताब है, इनको पढ़िए। तो मैं कुछ बड़ी किताबें बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाइएगा तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इन दो किताबों के ही बारे में मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर सकता हूँ। या हिस्ट्री में आप मेरा भी नोट्स ले सकते हैं। जो लोग मेरा नोट्स नहीं देखे हैं, मेरा नोट्स आप लीजिए, एक बार उसको देखिएगा। मैंने बहुत प्रयास किया है, गागर में सागर भरने की कोशिश की है, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक, और आपको पसंद आएगा जहाँ तक है। ठीक है, तो वो तो आपको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि नोट्स किस प्रकार का है जो हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। यहाँ पर हम अब एक बात करते हैं हम लोग आपसे, ये तो जनरल बात थी, मैं पिछले वीडियो में भी अक्सर इस पर लगभग इसी तरह से चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन अब कुछ ऐसी बात करनी है जो हम किस प्रकार से और स्कोर करें। जैसे देखिए, हर सब्जेक्ट की कुछ इम्पोर्टेंट पॉकेट होती हैं। इम्पोर्टेंट पॉकेट से मतलब होता है कुछ सेक्शन। आप ज्योग्राफी में जाएं तो ज्योग्राफी में लगभग आप देखेंगे 80-100, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, आपका 40-50 में भी काम चल जाएगा। 80-100 से छोटा भी आप 50-60 आप मिनिमम जो लोग हैं इम्पोर्टेंट पॉकेट्स का मतलब ऐसे सेक्शन जो कि आते ही आते जहाँ से क्वेश्चन है, आप ऐसी पॉकेट 50 से 70 पॉकेट आप ज्योग्राफी में तैयार कीजिएगा। आप देखेंगे कि इन 50-70 पॉकेट से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस आप मैपिंग कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका ज्योग्राफी में स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करें अगर, तो देखिएगा पॉलिटी में आप कुल मिलाकर 40 से 60 पॉकेट तैयार कीजिए। 40 से 60 पॉकेट। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, एक दो छूट जाता है, बाकी कॉन्फिडेंट होकर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो 40-60 पॉलिटी में पॉकेट देखिएगा, इनको तैयार कीजिएगा। हिस्ट्री बड़ा है, हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है। हिस्ट्री में भी मैं यही बात कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए 1707 औरंगजेब की मृत्यु से 1885 आप अक्सर इस पोर्शन को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आप देखेंगे इस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद एक सेक्शन शुरू होता है 1885 से 1947। आप पढ़ते ज़्यादा हैं और लोग पढ़ाते इस सेक्शन को ज़्यादा हैं, लेकिन इस सेक्शन को देखना है, लेकिन इस सेक्शन को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। फ्रेंड्स, कुछ जैसे आप एंशिएंट में हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, गुप्ताज, मौर्याज, इन सब को आप देखिएगा, इन पॉकेट्स को, इम्पॉर्टेंट को देखिएगा। या जैसे आप सल्तनत काल में आते हैं तो सल्तनत काल में बुक्स हैं। सल्तनत काल में उधर आप जब आते हैं तो मुग़ल काल की बुक्स देखिए, राइटर्स देखिएगा। सल्तनत काल, अगर जैसे मैं स्टार्टिंग से बात करूं, मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आता है। गुप्ताज पीरियड का कल्चरल डेवलपमेंट बहुत आता है। उसके बाद आप जाएंगे तो सल्तनत का सुल्तान मीन्स शासकों से एवं
एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आता है। मुगल काल में अकबर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आता है। सल्तनत काल और मुगल काल का आर्ट एंड कल्चर भी आता है काफ़ी। बाकी साउथ इंडिया का आप आर्ट एंड कल्चर देख सकते हैं, इनको आप फोकस कीजिएगा प्लीज़। इस तरह से हम लोग हिस्ट्री की भी बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपको कुछ ये प्रमुख सेक्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद आपको जैसे बोला आप यूपी पढ़िएगा, आपको बोला कि आप एनवायरनमेंट पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, साइंस में जूलॉजी पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर लगाइए, लेकिन अन्य चीज़ों पर जैसे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ देखिए, जैसे आपको वन रिपोर्ट आती है, आप वन रिपोर्ट को तैयार कीजिए, एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो सेंसस जनगणना को आप तैयार रखिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है। वन रिपोर्ट, जनगणना, या जैसे कुछ सेक्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, इनको तैयार करिएगा। या कुछ जैसे आप आजकल सूचकांक दो प्रकार के हैं, एक विश्व स्तर पर सूचकांक, विश्व स्तरीय, और एक भारत स्तर पर स्टेट के। इन दोनों को देखिए, एक एक दो दो, मतलब आपके सूचकांक तैयार हों, कम से कम एक एक क्वेश्चन आएगा, वरना हो सकता है यहाँ से 4 क्वेश्चन आ जाए। आप स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, बड़े सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे, पता लगा बड़े सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के बाद 8 क्वेश्चन आए और पता लगा 2 से लेकर 4 क्वेश्चन यहीं से आ गए। तो इस तरह से देखिएगा। या जैसे रामसर भूमि आ गई, इनको ध्यान दीजिएगा, समय अभाव रहता है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में भी बात करूंगा। रामसर भूमियां हैं, इनको देखिएगा। उद्यान देखिएगा, उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, इनको देखिएगा। इन चीज़ों को फोकस कीजिएगा। वन रिपोर्ट, जनगणना, जन्म दर, मृत्यु दर, सूचकांक, रामसर भूमियां हैं, उद्यान, अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, इन सब को ध्यान दीजिएगा। टाइगर रिजर्व पार्क हैं, टाइगर रिजर्व पार्क हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं मिटा देता हूं और चीज़ों पर बात कर रहा हूं। उसके बाद आप संसाधन, मिनरल्स, संसाधन 2 प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, एक इंडियन और एक वर्ल्ड। इनमें 2 तरह से क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन, मोस्टली प्रोडक्शन से आता है, लेकिन कभी कभी किससे आता है, प्रोडक्शन से, मतलब कितना निकाला जाता है, किस जगह, किस देश, किस राज्य में, इंडिया लेवल पर। उसके बाद आता है कितना डिपोजिशन है, उसका निक्षेपण कहाँ है, वो कितना है, कहाँ है, इनको ध्यान रखिएगा, संसाधन। उसके बाद आपका वेजिटेबल से आता है, फ्रूट्स से आता है, वर्ल्ड लेवल पर आता है, इंडियन लेवल पर आता है कि कितना कहाँ है, इनको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका पशुओं से आता है, मिल्क प्रोडक्शन से आता है, कहाँ कहाँ है, उत्पाद कहाँ है। और अक्सर देखेंगे अब क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे हैं कि कहाँ कृषि भूमि ज़्यादा है, कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है, या कहाँ की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इनसे तैयार कीजिए। प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है, आप देखेंगे कि यहाँ संसाधन से, फ्रूट्स वेजिटेबल से, और आप फूड ग्रेन से देखेंगे तो यहाँ पर 3 के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछले 5-6 पॉइंट बताए थे, 3-4 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा कई सारी चीज़ों को और आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आप मिट्टियाँ तैयार कर सकते हैं, मिट्टियाँ भारत, मिट्टियाँ विश्व स्तर की तैयार कर सकते हैं। मिट्टियों के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिट्टी को तैयार, जैसे अक्सर आ जाता है कि बंजर ऊसर भूमि क्या है, कैसे तैयार होगी, जिप्सम चूना का प्रयोग होगा, भूमि का पीएच क्या होता है, कितना
एसिडिक नेचर की होती है, कितना बेसिक नेचर की होती है, कहाँ जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ चूने का प्रयोग करना चाहिए, किस क्षेत्र में ह्यूमस ज़्यादा होता है, किस क्षेत्र में ह्यूमस कम होता है, लेटराइट कैसे बनती है, लेटराइट में किस प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अब और देखिएगा, ध्यान दीजिए कैसे, जैसे आप अक्सर जाएंगे तो एक क्वेश्चन बनता है पशुओं के रोग, क्वेश्चन आता है पशुओं के रोग, या एक क्वेश्चन आता है कि फसलों की प्रजातियां, इंसेक्शन को, पशुओं के रोग, फसलों की प्रजातियां, इंसेक्शन को तैयार कीजिएगा। और अगर और आगे हम जाएंगे तो देखिएगा कि इन सब को तैयार करने के बाद आपको अक्सर देखेंगे तो एक क्वेश्चन वेजिटेशन से आता है, कौन से वन कहाँ हैं, कैसे वन कहाँ हैं, विश्व स्तर पर, इंडियन स्तर पर डेसिडुअस कहाँ हैं, पर्णपाती, उष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है, या उष्णाद्र कहाँ हैं, सदाहरित वन कहाँ हैं, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, ये इंडिया स्तर पर भी पूछ सकता है, विश्व स्तर पर भी पूछ सकता है सिल्वर, फर, स्प्रूस कहाँ पाया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है अक्सर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड। वेजिटेशंस के बारे में अक्सर आप देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय की वेजिटेशन की तुलना करा देता है। ट्री लाइन ज़्यादा आता है, ट्री लाइन कहाँ की नीची है, कहाँ की ऊंची है। और एक जगह ध्यान रखिएगा, चाहे वो इन्वायरमेंट में रखिए, चाहे ज्योग्राफी में रखिए, इक्वेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। इक्वेटर से रिलेटेड ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेयर, वेजिटेशन, इन सब से बहुत क्वेश्चन आता है। इक्वेटर को आप जरूर तैयार कर रखिए। इक्वेटर से 1, 2, 3 क्वेश्चन बनते हैं, भले ही वो डायरेक्ट बने, इनडायरेक्ट बने। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी को ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडिशनल कुछ इस प्रकार सेक्शन आप टच कीजिए। उसके बाद जो करंट आप वन लाइनर मत पढ़िएगा, पढ़िए लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर मत होइएगा। करंट आपका बहुत सेक्शन को आपको तैयार कराती है। फ्रेंड्स, कुछ पोर्शन पर मैं और बात करना चाहता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का पेपर उठा के देखें, मुख्य परीक्षा के पेपर में प्रारंभिक परीक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी अच्छी आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर पकड़ होगी, मुख्य परीक्षा पर ऑटोमेटिक वही पकड़ आपकी काम करेगी। क्योंकि आप किसी भी पोर्शन का, किसी भी यूनिट का आपको 10-20 पॉइंट तभी आपको टिप पर रटे हुए होंगे जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छा कर चुके होंगे, और वही पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट में मुख्य परीक्षा पे काम करते हैं। तो इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा जितनी मजबूत होगी उतना ही आपका मुख्य परीक्षा आसानी से और जल्दी तैयार हो जाएगा। एक चीज़ अक्सर मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको, कोई कहता है कि सर हमको याद नहीं होता, समझ में आता है। कुछ कहते हैं कि सर हमको समझ में ये सब्जेक्ट देर में आता है। देखिए, जहाँ समझ में आए वहाँ समझ लीजिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ याद कर लीजिए। और सिविल सर्विसेज किसी एक पक्ष को स्ट्रांग करके नहीं है कि हमको समझ में बहुत आता है, याद कम होता है। दोनों का तालमेल है। अपने ब्रेन से ये निकाल दीजिए कि हमको याद नहीं होता है। आप प्रयास तो कीजिए, आप बोलिए, दिन भर रटिए, 3 बार मुंह से बोलिए, तेज तेज बोलिए, छत पर टहलते हुए चीख चीख कर बोलिए, देखेंगे कहाँ तक नहीं होता है। मैं तो सीधे यही कहूँगा कि याद अगर आपको नहीं होता है तो आप रिलेटिव्स के नाम भूल जाएं, तब मैं कहूँगा कि आपको याद नहीं होता है। आप अपनी रखी हुई चीज़ें भूल जाएं, तब कहूँगा कि मुझे आपको याद नहीं होता है। तो ये अपने दिमाग में जो प्री माइंड सेट आपने कर रखा है कि हमको याद नहीं होता, याद तो करना पड़ेगा। तो आप याद कीजिएगा, रट्टा मारिएगा, समझिएगा, सारी चीज़ों को जोड़िए। समझ जहाँ विकसित करनी है समझ विकसित कीजिए, जहाँ रट्टा मारना है वहाँ रट्टा मारिएगा। करंट अफेयर्स की ऐसी मैगजीन से बचिए जो वार्षिकी होती हैं, ठीक है। देखिए, वार्षिकी के नाम पर क्या होता है, हर स्टूडेंट 1-2 मैगजीन खरीद लेता है। आपके साथ क्या होता है, एग्जाम टाइम पे पता लगा 2-3 प्रकार के बनाने वाले मैगजीन बाजार में वार्षिकी डाल देते हैं। और लड़के का क्या होता है कि जो हमारा अभ्यर्थी होता है वो, और ये बाजार में इनकी एक खासियत और है, एग्जाम से 20-25 दिन पहले आती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा मन नहीं मानता है, हम कम से कम 2 मैगजीन ऐसी वार्षिकी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरे 10 महीने 12 महीना से प्रिपरेशन की ही नहीं है। हम भी डिपेंड होते हैं
कि हम इन 10-12 महीने की मैगजीन ले लेंगे और हम क्या करते हैं, अपने आखिर के जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन करने का समय है वो हम मैगजीन को अंडरलाइन करने में पता लगा लास्ट के 20 दिन लगा दिए। या पता लगा एक मैगजीन लेकर आए, तब तक किसी फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया कि अरे भाई यार फला मैगजीन बहुत अच्छी आई है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा यहाँ पर। अब आपका तो मन नहीं मानेगा क्योंकि आप तो भाई किसी ने बोल दिया कि वो अच्छी है तो फिर आप उसे भी ले आए। अब पता लगा एक एक मैगजीन आपकी 10-10 दिन आपका ख़त्म करा लिया और इतना ब्रेन में हौच पौच हो गया कि आपको ना तो आपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है, ना आपकी करंट बहुत अच्छी तैयार है। देखिए अभी 47 दिन हैं, अभी 47 दिन हैं। आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको डिटेल में पढ़ने का भी समय है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कम से कम आप अपनी पढ़ाई का 1/3 टाइम करंट अफेयर्स को डेली दीजिएगा। ये नहीं कि हम ट्रेडिशनली पढ़ते रहें। आप अगर दिन में 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं, आप 8-9 घंटे पढ़ पा रहे हैं, हर किसी की अपनी क्षमता है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 14, 16, 18 घंटा पढ़ने वाले लोग ही सिविल क्वालिफाई करते हैं। बड़ी बातें करने में बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या हम 14-15 घंटा डेली पढ़ सकते हैं? हाँ, आप 14-15 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट के 10-20 दिन। और अगर आप पूरी लाइफ पढ़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना समय आप पढ़ पा रहे हैं धरातल पे जाके आत्मसात कीजिएगा। 1/3 समय आप क्या कीजिएगा, करंट अफेयर्स को जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज से दीजिएगा, 47 दिन हैं आपके पास। और बाकी जो समय बचे वो कम से कम आप 2 सब्जेक्ट साथ में चलाइए। लिखने से ज़्यादा करंट को आप अभी लिख सकते हैं क्योंकि 47 दिन है, 40 दिन आप लगभग 30 दिन अभी आप लिख भी सकते हैं। 17 दिन में आप लास्ट में आपके हाथ से लिखा होगा नोट्स, 17 दिन में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी करंट में एक काम और कीजिएगा कि जैसे कोई मुद्दा आपको लगता है ये मैगजीन में इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो मैगजीन में 70% 60% कंटेंट दिया होगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अभी टाइम नोट करने के मूड में हैं तो प्लस आप उठाइए इंटरनेट पे वही चीज़ डालिएगा, देखेंगे कि वहाँ भी आपको 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो आप विकिपीडिया पे जाइए, पूरा उसका हिस्ट्री पढ़िएगा, आप देखेंगे उसमें भी आपके 2-4 पॉइंट आपके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कई स्रोतों का सहारा ले सकते हैं और इस तरह आप प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी समय अभाव में मैं क्षमा चाहता हूं कि इतनी ही बात कर सकता हूं। वीडियो की एक लिमिट है, क्लास नहीं है जिस पर मैं 2-3-4 घंटे बोलता रहूं। धन्यवाद, आज आप मेरे साथ इतने लंबे समय रहे हैं। समय समय पर मैं विधिवत आपको अवगत कराता रहूँगा, संस्थान की विभिन्न रणनीतियों से आपको अवगत कराता रहूँगा। संस्थान कई विषय पर, कई फील्ड में आपके साथ काम कर रहा है। करंट अफेयर्स पर हम लोग एक आपको PDF देंगे और वो PDF अपने आप में, मैं ये नहीं कहूँगा कभी अपने आप में कुछ भी संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने PDF जो तैयार की है वो विभिन्न स्रोतों से तैयार की है और ज़्यादा से ज़्यादा आयाम उसमें डालने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए वो करंट अफेयर अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। ये हमारी कोई मैगजीन नहीं है बल्कि अपने हाथ से तैयार किया हुआ कंटेंट है जो हम आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे। आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, अंडरलाइन भी करी हुई है, कई जगह हाईलाइटर भी लगा हुआ है क्योंकि उस पर कई बार काम किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी PDF से भी, करंट अफेयर्स की PDF का भी लाभ उठाएंगे। समय अभाव में एक बार फिर कहूँगा कि समय अभाव मुझे रुकता हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा सकता। और थैंक यू, आप लोग इतना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।